रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां बात होगी विधानसभा से बेरुखी की, जो माननीय कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में लगातार किसी न किसी मुद्दे पर हंगामा हो रहा है। सोमवार को भी हंगामा हुआ, जिसके बीच कृषि बजट पास हुआ, लेकिन आज विषय ये नहीं है। आज का मुद्दा तो मान्यों की लापरवाही से जुड़ा हुआ है। दरअसल लगातार ये देखने को मिल रहा है कि विधायक विधानसभा आते तो हैं, लेकिन दिन की कार्रवाई खत्म होने से काफी पहले ही चले जाते हैं। ऐसे में उनके क्षेत्र से जुड़े मुद्दे दमदारी से उठ नहीं पाते। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका जवाब सुनने के लिए भी माननीय सदन में क्यों नहीं रहते? क्या विधायकों को सदन की पूरी कार्रवाई के दौरान रोके रखने के लिए नियमों को सख्त करने की दरकार है? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र जारी है, जिसमें विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश में जुटा है। दूसरी ओर सरकार तमाम सवालों पर अपना जवाब दे रही है, लेकिन इन सब के बीच माननीयों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। दरअसल कई विधायक हर रोज विधानसभा तो आते हैं, लेकिन चंद घंटों में ही सदन छोड़कर चले भी जाते हैं। जी हाँ, प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण में विधायकों की उपस्थिति सामान्य रहती है, लेकिन जब लंच ब्रेक होता है तो उसके बाद सदन में विधायकों की उपस्थिति काफी कम हो जाती है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब विधायक सदन में पूरे समय मौजूद नहीं रहेंगे तो उनके क्षेत्र की आवाज कौन उठाएगा? जनता से जुड़े मुद्दों को सरकार के सामने कौन रखेगा? पूरे प्रश्नकाल के दौरान जब विधायक चुप रहेंगे तो जनता की आवाज ऊपर तक कैसे पहुंचेगी? हालांकि कई ऐसे विधायक भी हैं तो पूरे समय सदन में रहते हैं और जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में विधायकों का लापरवाह रवैया उनके क्षेत्र की जनता की परेशानियों को खत्म नहीं होने देता है। लिहाजा सवाल ये उठ रहा है कि माननीयों को सदन की पूरी कार्रवाई के दौरान रोके रखने के लिए क्या कोई सख्त नियम नहीं होना चाहिए? क्या ये जरूरी है कि तमाम सरकारी दफ्तरों की तरह सदन में भी बायोमीट्रिक सिस्टम के जरिए माननीयों की उपस्थिति दर्ज कराई जाए, ताकि कभी भी कोई विधायक समय से पहले सदन छोड़कर ना जाए? खैर, सवाल तो हमने उठा दिए हैं, लेकिन इस पर कभी कोई एक्शन भी होगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस। तो विधानसभा से जो बेरुखी हो रही है उस पर अब चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में राज्य मंत्री हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के ओपीएस भदौरिया जी। भदौरिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे साथ कांग्रेस विधायक पुण्यलाल मार्को जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है, और वरिष्ठ पत्रकार अग्निहोत्री जी भी हैं। एक बार फिर से विशेष टिप्पणी के लिए भदौरिया साहब, आप तो खैर इस समय जिम्मेवारी है आपके पास, मंत्री हैं आप, तो आपके विभाग से जुड़े उत्तर देने की भी जिम्मेवारी है, लेकिन आप बतौर विधायक भी लंबा समय रहे हैं विधानसभा में। मैंने भी देखा है, हमारे साथ अग्निहोत्री जी भी हैं, 40 साल 42 साल इन्होंने विधानसभा की रिपोर्टिंग की है, 30 32 33 साल मुझको भी हो गए, मैंने विधानसभा देखा। इसके पहले होता क्या था, जब भी सदन होता था, खासकर बजट सत्र होता था, वो खचाखच भरा रहता था, बिल्कुल अनुपस्थिति, अगर विधायक अनुपस्थित भी रहते थे तो वो आसंदी को, अग्निहोत्री सही बोल रहा हूँ, सूचना दे करके जाते थे। आज स्थिति ये हो गई है कि बजट सत्र तक में 50% विधायक नहीं है। ये मुद्दा अलग है, बीजेपी कांग्रेस सबसे अलग है। आपको नहीं लगता है कि जब तक विधायक सदन में नहीं रहेगा तब तक वो अपने क्षेत्र की समस्या को कैसे सुलझाने का प्रयास करेगा? भदौरिया साहब जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं जी। सदन लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था है जी, और यहां जब हम चुन के आते हैं जी, तो हम अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेह तो है ही जी, पर सबसे बड़ी जो हमारी जिम्मेदारी है वो है मध्य प्रदेश के जनता के प्रति अपना दायित्व जी, और ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है जो पार्टी से ऊपर उठ करके है जी। पर
दुर्भाग्य से जो बात आपने कही है, जी मैं भी उस बात से इत्तेफाक रखता हूं जी कि जिस तरह से सदन में जी सदस्यों की उपस्थिति होना चाहिए, जी वो उपस्थिति उस तरह से नहीं रहती। और दुर्भाग्य से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि विपक्ष भी अपनी सारगर्भित भूमिका के निर्वाह में असफल रहा है। जी विपक्ष का उद्देश्य सिर्फ हंगामा खड़ा करना, आधारहीन और तथ्यात्मक बात करके न केवल सदन को गुमराह करना है, बल्कि सिर्फ उनका लक्ष्य, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया में हाईलाइट रहना भर है। जी और ऐसे में होता यह है कि जो लोक महत्व के विषय है, जी जो जनता के हित के विषय है, ऐसे विषय सदैव छूट जाते हैं या फिर शोर की भेंट चढ़ जाते हैं। जी तो मैं समझता हूं कि विपक्ष की भूमिका भी, खास तौर से जो उनका युवा ब्रिगेड है, जी उनकी भूमिका भी अच्छी नहीं है। मेरी उनको सलाह है जी कि चूंकि सदन का समय बहुत कीमती है और प्रदेश की जनता की खून पसीने से वो संचालित होती है, उसका एक एक मिनट मध्य प्रदेश के जनता के भविष्य को तय करता है। जी मैं उनसे आह्वान करता हूं कि उनको एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए और मध्य प्रदेश के विकास में उनको अपनी भागीदारी जिम्मेदारी जी का निर्वाह करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बताइए, हमारे साथ कांग्रेस विधायक पुंदेलाल मार्को जी है। मार्को साहब, वही सवाल आपसे है। एक समय था सदन के अंदर सवाल उठते थे, गरिमा होती थी, और आज की स्थिति ये हो गई है कि उत्तर भी गलत भी आ रहे हैं तो विधायक गायब है, भले उनका प्रश्न हो, और अगर उत्तर गलत है तो उस पर कुछ आपत्ति दर्ज, सवाल ही उठता, जब है ही नहीं है तो आपत्ति दर्ज क्यों? आपको क्या लगता है? ये चिंता मैंने नहीं व्यक्त की है, ये चिंता आज आपके विधानसभा अध्यक्ष ने व्यक्त की है कि अगर सवाल करते हैं तो उपस्थित रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा विधायक उपस्थित रहेंगे तो जनहित के काम होंगे। जी मार्को बिल्कुल, जी। इस बात पर हम बिल्कुल सहमत हैं आपकी जी कि हम विभिन्न क्षेत्रों से, अपने अपने क्षेत्रों से माननीय सदस्यगण जी 230 विधायक हम निर्वाचित होकर के आते हैं। जब सदन में हम बैठते हैं जी तो वो मध्य प्रदेश की बात हम करते हैं। अपना क्षेत्र तो गौड़ है ही, जी इसके बाद 7.5 करोड़ इस प्रदेश की जनसंख्या, उसके सर्वांगीण विकास के लिए, कि हमारे बेरोजगारी का, हमारे किसानों के संबंध में, हमारे स्वास्थ्य के संबंध में, चाहे शिक्षा के संबंध में, सर्वांगीण विकास की दिशा पर सदन में चर्चा होती है। ये बात सही है कि जो वर्तमान में जो स्थितियां सामने आई हैं वो बड़ी खेदजनक है, दुखद हैं, क्योंकि सदन चर्चा का एक विषय है और सदन में जब मेंबर विधायक उपस्थित रहेगा तो अपने क्षेत्र के बारे में अधिक से अधिक जनहित के मुद्दों को उठा भी सकते हैं। उपस्थित न रहने से कई ऐसे विषय सामने आ जाते हैं। जब विधायक उपस्थित रहता है तो जब बैठे बैठे अन्य विधायकों के, वरिष्ठ विधायकों के जो बातें सुनते हैं, उनके जो भाषण होते हैं, उसमें कई ऐसे मुद्दे, विषय वस्तु निकल करके आते हैं जो हमारे क्षेत्र से भी लागू होते हैं। और जब हम उपस्थित रहेंगे सदन में तो उसको बखूबी हम अपने बात को जो है सदन में रख सकते हैं। जहां तक वर्तमान में विपक्ष की बात है, हम लोगों ने जो आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चिंता का विषय है युवा पीढ़ी, हमारा बेरोजगारी। हम 30 लाख बेरोजगार इस मध्य प्रदेश में, उन युवाओं को हम रोजगार कैसे दें? ये जो हमारे हैंड्स हैं, उनके श्रम शक्ति है, उसका सही उपयोग हम कब करें? आज प्रत्येक अभिभावक इस बात पर चिंतित है कि 16-17 साल भाजपा की सरकार हो गई और बढ़ती जनसंख्या और हमारी बेरोजगारी पर किसी भी, आज भी हमारा बजट पेश हुआ है, माननीय मंत्री जी स्वयं बैठे हैं, वो बता दें कि बेरोजगारों के लिए आपने कितने राशि जो है व्यवस्था किया गया है, आपने इन बेरोजगारों को
कैसे काम में लगाएंगे, इस पर सरकार की क्या चिंता है? हमारे कृषि क्षेत्र में आपका क्या है, जो सिंचाई का रकबा है, बांधे बनी है, नहीं रहेंगे। लेकिन जब माननीय सदस्यों को ये बात बिल्कुल सत्य है कि सदन में उपस्थित रहना चाहिए। हम आप बात उठा रहे हैं, जवाबदेही है हम। ये सारे विधायक बिल की चिंता उठाते तो शायद मंत्री जी को जवाब देना पड़ता। बिल्कुल, लेकिन अभी क्या है, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, व्यक्तिगत मेरा है जी, क्योंकि हम सदन में भी रहते हैं जी। कई बातें में इस बार कई ऐसे मांगों पर, चाहे बजट भाषण में, चाहे माननीय राज्यपाल जी के अभिवादन में मुझे बोलने का अवसर मिला है जी। हमने इन बातों को बखूबी सदन के माध्यम से रखने का प्रयास भी किया है जी। वर्तमान में सत्ता मदमस्त है, मते हाथी की तरह है। वो विपक्ष को ऐसे मान रहा है क्योंकि खरीद फरोख्त का सरकार बनी है, वो लगता है कि हमसे बढ़कर के अब इस दुनिया में हम जो है कोई है ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हमको दोबारा चुनाव में जाना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन इस जनता तो सब देख रही है ना। लेकिन मंत्री जी पे बोल रहे हैं, लेकिन लगाम आपके पास है, मंत्री जी बोल रहे हैं आप दिशाहीन हो रहे हैं। दिशाहीन आप उचित मुद्दे न उठा करके ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसमें हंगामा हो। नहीं, हंगामा नहीं, विधायक प्रश्न लगाते हैं। मैं 70% जो हमारे उत्तर आ रहे हैं, जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है, जानकारी एकत्रित की जा रही है। माननीय मंत्री जी के भी प्रश्न कुछ लगे होंगे, वो भी जवाब दिए होंगे। ये मैं नहीं कहता कि वो पूरा दे भी दिए होंगे, नहीं भी दिए, लेकिन सदन में भी ये बात उठा। माननीय नए विधायकगण चुन करके आए हैं, प्रश्न लगाते हैं, अपने विधानसभा से संबंधित प्रश्न लगाते हैं, जगह समस्याओं को के संबंधित प्रश्न लगाते हैं। उनके 1 महीना पूर्व प्रश्न जारी दिए जाते हैं, 1 महीना के बाद भी सकारात्मक उत्तर न आना, सदन में उपस्थित होने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मायूसी उत्पन्न होता है कि जो हम प्रश्न लगाते हैं उसके उत्तर नहीं आ रहा है। 2-4 मिलकर के और सारे वहां गोल में टोल करते रहते हैं। ये नए विधायकों में, चाहे वो शून्यकाल में हो, चाहे ध्यानाकर्षण में हो, मैं स्वयं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूं। एक दिन आपके माध्यम से हमने महाविद्यालय पुष्पराजगढ़ की छात्रवृत्ति आवास योजना को लेकर के सदन में उठाया, शून्यकाल में उठाया, ध्यानाकर्षण लगाया, और अंतोगत्वा हमको जो है उसको हम अनशन में हमको गांधी प्रतिमा के नीचे बैठना पड़ा। फिर क्योंकि 5 करोड़ रुपए का आवास योजना के भत्ता 3 साल से नहीं हुआ, सरकार उसे भुगतान करे, ये बात मात्र था जो प्रति वर्ष मिलना था बच्चों को। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में अन्य विद्यालयों की स्थिति वर्तमान में यही है। हमारी रोजगार की समस्या है, किसानों से रोजगार और सारी समस्याएं आपकी, ये सदन आप प्रयास करें कि ज्यादा दिनों तक चले और आप लोग उपस्थित रहें और ज्यादा से ज्यादा सवाल करें, तो ये बातें आएंगी। भदौरिया साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन भदौरिया साहब 1 मिनट अग्निहोत्री जी का संस्मरण सुन लें। 40 साल से ये विधानसभा की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पहले के सदन की कार्रवाई और अब के सदन की कार्रवाई में क्या अंतर पाते हैं अग्निहोत्री जी? बहुत अंतर है त्रिपाठी जी। हालांकि जो नए अध्यक्ष बने हैं माननीय गिरीश गौतम जी, वो कई नवाचार भी इस समय कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। और जो सवाल आपने अपने इस कार्यक्रम में उठाए हैं कि क्या बायोमेट्रिक पद्धति से उनके अटेंडेंस और आने और जाने का समय मार्क किया जाए, दरअसल उपस्थिति, सदन में उपस्थिति जो है वो विधायक का विशेषाधिकार होता है। और ये बात जरूर है कि वो 1 दिन से ज्यादा की यदि वो छुट्टी मनाता है तो उसकी सूचना विधानसभा अध्यक्ष को देना होती है, और विधानसभा अध्यक्ष सदन में उस बात को सूचित करते हैं कि इन्होंने, इस विधायक ने इतने दिन का अवकाश मांगा है, और वो स्वीकृत किया जाता है। हालांकि होता यह है कि जिसने प्रश्न लगाए हैं, जिसने ध्यानाकर्षण लगाए हैं या स्थगन प्रस्ताव दिया है, यदि वो विषय सदन में आता है तो उस समय वो उपस्थित होते हैं, लेकिन जैसे ही उनका विषय निकल जाता है संबंधित विधायक का, वो उठ करके सदन से बाहर चले जाते हैं। हालांकि बजट सेशन से अच्छा मुझे लगता है कोई और अवसर नहीं होता जब आप अपने क्षेत्र की बात, अपने पूरे जनता की बात सदन में उठा सकते हैं और सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं। क्योंकि बजट सेशन में सबसे ज्यादा मौके होते हैं, हर विभाग की अनुदान मांगे होती हैं जिन पर चर्चा होती है विस्तार से। लेकिन आजकल धीरे धीरे पूरा सब सिस्टम जो है वो सिमटता जा रहा है, और सदन उतनी गंभीरता से ना ही चलाया जाता है और ना ही विधायक उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हैं।
तो मुझे लगता है कि जो नवाचार गिरीश गौतम जी कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष विधानसभा, उन नवाचारों की वजह से कई नए विधायकों को भी मौका मिला है और महिला सभापति भी महिला दिवस के दिन आपको आसंदी पर नजर आई। लेकिन फिर भी बायोमेट्रिक वाला जहाँ तक सवाल है, जो मुझे लगता है वो उनका विशेषाधिकार है और मुझे नहीं लगता कि गिरीश गौतम जी ऐसा कोई नवाचार विधानसभा में करने जाएंगे ताकि कोई विधायक जो है, जो जागरूक विधायक होगा, वो अपना विशेषाधिकार का वहाँ पे मसला उठा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये विधायक को खुद जागरूक होना पड़ेगा और उनको वहाँ पर उपस्थित होना होगा अपने क्षेत्र और जनता की आवाज उठाने के लिए। जी भदौरिया साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो बोले साथ में मेरा एक सवाल भी है। सवाल इस बात का है कि क्या कोई ऐसे नियमावली नहीं होनी चाहिए कि विधायक उस समय चुन के आपको विधानसभा ही भेजा जाता है, उपस्थित ही रहना चाहिए? नहीं है तो कोई जेन्युइन कारण हो, पुख्ता कारण हो, जिसके कारण वो आवेदन दे कि नहीं, हम नहीं उपस्थित रह सकते। आपको नहीं लगता है? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं जी, पर मेरा खुद का ये मानना है जी कि हर चीज को कानून से नहीं बांधा जा सकता। ये हमारी एक वैधानिक, संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है जी कि जिस जनता ने हमको चुन के भेजा है प्रदेश के सर्वोच्च सदन में, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि जो महत्वपूर्ण मसले हैं, चाहे वो बजट का मामला हो या अन्य जनहित के मुद्दे हैं, तो हमें वहां पूरी तैयारी से, पूरी मुस्तैदी से रहना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है सदन में किसी भी मुद्दे पर जब सार्थक बहस होती है तो बहुत सारे ऐसे तथ्य भी निकल के आते हैं जो प्रदेश और देश के हित में हो सकते हैं जी। तो ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है और मैं समझता हूं हर विधायक को और सदन के सदस्य को इस जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए जी। पर मैं मस्कुले जी की उस बात से सहमत नहीं हूं। ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी खासतौर से परिवर्तन अभी आया है। पिछले दिनों जब सदन चला है, इनके युवा ब्रिगेड ने हमारे किसी भी मंत्री को जवाब नहीं देने दिया। हमारे मंत्री जवाब देना चाहते हैं, पर जब सार्थक, तथ्यात्मक और आंकड़े सहित हम जवाब देते हैं तो पता नहीं क्यों इनको बुरा लगने लगता है और ये वो उस आंकड़ों को, उन सच्चाई को ये सहन नहीं कर पाते। इनका कहना 70% के हम पे लगाते हैं कि हम सही जवाब नहीं देते। इनका कहना, मार्को जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? मार्को जी संक्षेप पे कुछ। मेरा ये कहना है, एक तो ये सब सदन में तय हो जाए कि जो माननीय सदस्यगण जो बातें उठाते हैं, समस्याएं उठाते हैं, बातें रखते हैं, यदि सदन से और माननीय मंत्रीगण जो जिस विभाग के मंत्री हैं, ये निश्चित कर दें कि उस पर कार्यवाही करना आप प्रारंभ कर दें। हम सदन में बोलते हैं, बातें रखते हैं, समस्याएं रखते हैं, जनहित के रखते हैं, क्षेत्र के रखते हैं। विधायक अपनी बात रखिए, बात रखने के बाद उस पर क्रियान्वयन कितना हुआ। यदि जिस दिन आप सदन में बोले गए, बात रखी गए विषय वस्तुओं, मुद्दों पर यदि आप काम करना प्रारंभ कर देंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी उपस्थिति 100% होगा। जो आज मायूसी है वो इस बात की है कि हम सदन में बात रखते हैं और सदन में उसकी कार्यवाही नहीं की जाती है। तो लोग ये सोचते हैं कि यार बात ही भर तो रखना है, बाकी उसमें कार्यवाही कुछ होना नहीं है। तो इस पर जो है थोड़ा सा अपन को सदन में कार्यवाही भी होनी चाहिए, ताकि जो माननीय विधायकगण अपनी समस्याएं रखते हैं, क्षेत्र की बातें रखते हैं, उस पर यदि कार्रवाई होने लगेगा तो निश्चित उपस्थिति बढ़ेगी। पहले बात। दूसरी, संक्षेप में मंत्री जी का उत्तर भी लेना है। दूसरे, ये माननीय मंत्री जी, मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि जब तक हमारे जो माननीय मंत्रीगण जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम शासन के पक्ष में ही हम जवाब देते हैं। हमारी आंकड़ा क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है जो आंकड़े आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही हो, आपके लेखनी में सही हो सकता है, लेकिन वो जो है वास्तविक जिसकी आप प्रस्तुतिकरण वहां विधानसभा में दे रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, हो सकता है वो वर्तमान में सत्य ना हो, वो लागू ना हो, ये भी हो सकता है। मुझे लगता है नए जो विधानसभा अध्यक्ष आए हैं और वो प्रबोधन का कार्यक्रम जरूर रखेंगे नए विधायकों के लिए, ताकि वो ज्यादा जागरूक हो सके और अपने सवालों को ज्यादा अच्छी तरह से वहां सदन में प्रस्तुत कर सकें। भदौरिया साहब, आप उत्तर दे दीजिए मार्को साहब क्या कह रहे हैं। हालांकि ये बात
काफी हम लोगों ने भी महसूस किया है कि जानकारी इकट्ठी की जा रही है, ये एक तकिया कलाम टाइप बन गया है। नहीं, मैं भी कुछ हद तक उनकी बात से सहमत हूं जी कि एक जवाबदेही तय होना चाहिए। जो मुद्दे सदन में उठते हैं जी तो उन पर क्या कार्रवाई हुई, जी ये आसंदी कुछ ऐसा तय करें। जी जब जवाबदेही तय होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। पर मैं कहना आपसे एक चीज और भी चाहता हूं जी कि कई बार कई ऐसे क्षण भी आए हैं जब हमारे मंत्री लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ सदन में कार्रवाई की घोषणा की है, कार्रवाई की है, इनकी विपक्ष की मांग पे कमेटी भी बनाई है और तत्काल कार्रवाई करने की घोषणा की है। तो काफी हद तक हमारे जो माननीय है वो विधायकगण के जो प्रश्न है उनको बहुत गंभीरता से लेते हैं और सदन में तत्काल कार्यवाही भी करते हैं। इस बात की प्रक्रिया है और सदन में सारी चीजें लिखित में मौजूद है। जी 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 मार्को जी। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। पिछले बार कोदो राइस, कोदो, मक्का, ज्वार, बाजरा का आदिम जाति कल्याण विभाग ने कृषि विभाग को दिया कि 20 जिलों के 89 विकास खंडों में जनजाति समुदाय के लोग जो अपना उपज करते हैं उनके पैदावार को ब्रांड नाम दें और दे करके और उसको पैकेजिंग मार्केटिंग करें, उनको लाभ पहुंचाएं। उसके लिए 1100 लाख रुपए का जी प्रावधान भी किया गया। उसमें कमेटी बनी, मैं भी था उसमें, मेरा ध्यानाकर्षण था। मंत्री जी का विभाग नहीं है ना वो, मैं बताना चाह रहा हूँ जो आखिर मंत्री सरकार की है। नहीं, लेकिन मैं थोड़ा एक सरकार मंत्री के हैं, नहीं मैं सरकार के ही मंत्री हैं। एक माननीय मैं कहना चाह रहा हूँ संक्षेप में जो कमेटी बनी, कमेटी में मैं भी था, वो कमेटी गठन हुआ, संधि से व्यवस्था दी गई, आज तक दोबारा उसका जांच नहीं हुआ। इस टाइप के हम चाहते हैं कि जो समितियां बने, जो जांच कमेटियां बने, वो कार्यवाही परिणाम तक पहुंचे। ये हम चाहते हैं। एक मिनट, मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। भदौरिया साहब, मैं इसी संदर्भ में कहना चाह रहा था जो मास्कले जी आदरणीय ने सवाल उठाया है जी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो वन ग्राम थे वो राजस्व ग्राम नहीं थे, जो आदिवासी क्षेत्र के गांव थे जी, और उनकी जो कृषि उपज थी जी उसकी खरीद सरकार नहीं कर पाती थी। पहली बार हमारी सरकार ने वन ग्रामों को राजस्व ग्राम से जोड़ा है और सारी जगह खरीद केंद्र स्थापित किए हैं और उनकी जो भी उपज है उसमें वन उपज को भी शामिल किया गया है। बहुत सी बातें जो परिशिष्ट में है, ये माननीय मंत्री जी ने आज सदन में जवाब दिया है, तो उनको सबको शामिल किया है और सरकार ने उनकी उपज को भी खरीद करने के लिए इस बार नियम बनाया है और खरीद कर रही है जी। हम छोटे छोटे जो हमारे भदौरिया साहब, जहां आपने वनग्राम की बात कही है तो मैं ये बता दूं कि पूरे देश में वनग्राम अब सिर्फ मध्य प्रदेश में बचे हैं। छत्तीसगढ़ में भी वनग्राम समाप्त हो गए हैं। वनग्रामों को राजस्व ग्राम में क्यों नहीं बदला जा रहा है? मुश्किल से हमें लगता है 100-150 वनग्राम होंगे पूरे मध्य प्रदेश में। इनको वनग्राम को अगर राजस्व ग्राम में बदल देंगे तो जो सरकारी जो सुविधाएं हैं गाँव में दी जाती है वो मिलने लगेंगी। आप ही के पास केंद्र सरकार है, आपकी राज्य सरकार है, जो वन विभाग इसमें आड़े आ रहा है उसके नियम कानूनों को शिथिल करके वनग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलवा दे। जी, सरकार बिल्कुल प्रयास करेगी। इसमें अगर कोई वैधानिक दिक्कत नहीं होगी तो निश्चित रूप से उनको रेवेन्यू राजस्व ग्राम बनाया जाएगा, उसका प्रयास किया जाएगा। ये पूरे हिंदुस्तान में थे वनग्राम, पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में वनग्राम समाप्त हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी पिछले वर्ष में समाप्त कर दिए गए हैं सारे। सिर्फ आपके यही बचे हैं, सब ज्यादा बैतूल में है। इनको क्यों नहीं समाप्त कर दिया जा रहा है? बिल्कुल, मैं इस दिशा में प्रयास करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा। जी जी, मार्को जी कुछ कह रहे थे संक्षेप में, हमारा समय समाप्त हो। हमारे मैं कहना चाहता था कि जो वनग्रामों से संबंधित है जी, ये चाहे किसी से बात करें, इतना जल्दी वनग्राम समाप्त होने वाले नहीं है। एक तरफ वनोपज की आप बात कर रहे हैं, वहाँ ट्राइबल जनजाति के लोग निवास कर रहे हैं
और नहीं, बहुत सारे वनग्राम आप ऐसे- समझे नहीं, बहुत सारे वनग्राम को हटाने की बात नहीं हो रही है, वनग्राम वही रहे, उनको राजस्व ग्राम में परिवर्तित करना। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि जी। वो वनग्राम जैसे हमारे बांधवगढ़ नेशनल पार्क में है, जी उसके अंदर बसे हुए हैं, जी उनको वो वन भूमि पर निवास कर रहे हैं, पूरे गांव वहां बैठे हैं। अब उनको जो है राजस्व गांव बनाने में जो है अभी 4 बार 5 बार सर्वे हो चुका, अभी तक निर्णय सरकार नहीं ले गया है कि उसके अंदर जो निवास कर रहे हैं लोग, उसको वो जो गांव है उसको राजस्व गांव में परिवर्तन किया जाए कि नहीं किया जाए। तो मेरा पूरे हिंदुस्तान में हो गया मार्को जी, आप खुद उसी उससे आते हैं। मैं बिल्कुल। बताऊं, राजस्व ग्राम में रहे वही, राजस्व ग्राम में परिवर्तन के बाद आपको बिजली, सड़क और जो सरकार की योजनाएं हैं आंगनबाड़ी से लेकर सब कुछ वहां मुहैया होने लगेंगी। ये आज वहां फॉरेस्ट अधिकारी अड़ंगा लगा देते हैं कि यहाँ से हम बिजली नहीं जाने देंगे, जमीन है वन विभाग की, ये नहीं कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कैसे हो गया, ये वनगांव राजस्व ग्राम में क्यों बन गए? ये तो सरकार की नियत पर निर्भर करेगी। यस, आप अब सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हमारा समय भी समाप्त हो रहा है। अग्निहोत्री जी, आपके इस पूरे मुद्दे पे अपना मुद्दा भटक गए, अपन वनग्राम राजस्व ग्राम में चले गए। सवाल यहाँ इस बात का है कि पहले जो सदन जब शुरू होता है तो विधायक पूरे समय तक रहते थे, अब नहीं रहते हैं। पहले सदन की कार्रवाई, आप भी रिपोर्टिंग करते रहे होंगे, पहले कितनी गंभीरता से ली जाती है, आज रिपोर्टिंग भी उसी गंभीर नहीं रहते हैं पत्रकार भी। नहीं, मुझे लगता है कि 80 और 90 के दशक तक परिस्थितियां कुछ और थी, वातावरण कुछ और था, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया और सरकारों की भी, सत्ता पक्ष का भी उतना रुचि सदन को चलाने में नहीं रह गई। धीरे धीरे सत्र जो है वो छोटे होते गए, जितनी बैठकें आवश्यक हैं उतनी बैठकें नहीं हो पा रही, उसकी वजह से भी विधायकों का इंटरेस्ट सदन में बैठने को लेकर के कम होता चला गया जी। और जिस तरह के जो सवाल मार्को जी उठा रहे हैं घोषणाओं को लेकर के, आश्वासनों को लेकर जो सदन में मंत्रियों द्वारा दिए जाते हैं, तो उसके बारे में सदन की समितियां बनी हुई हैं जी। वो समितियां उस बात का ख्याल रखती हैं कि किस मंत्री ने क्या घोषणा की है सदन में, किस प्रकार का आश्वासन दिया है और जो कार्यवाही हुई है उस कार्यवाही पर कितना अमल हुआ है। इस सब के लिए विधायकों की समितियां अलग अलग विषयों पर सदन में बनी हुई है और अब नए अध्यक्ष आए, मेरे ख्याल से नए सिरे से अब वो समितियां फिर से गठित होंगी और वो अब अपना काम को जो है पूरी दक्षता से करेंगी ताकि ये सारी समस्या जो है वो हल हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अग्निहोत्री जी आपका, मार्को जी आपका, भदौरिया साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि अध्यक्ष जी से आप मिलकर के कुछ ऐसी नियमावली बनवाएंगे कि विधायक उपस्थित रहे और जिस विभाग से जुड़ा मंत्री का सवाल हो वो भी उपस्थित रहे और जानकारी एकत्रित की जा रही है, इस तरह के उत्तर न आए उत्तर पुस्तिकाओं में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जनहित की बात सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन जब माननीय विधानसभा सत्र चलने के दौरान सदन में पूरे समय तक मौजूद नहीं रहेंगे तो फिर जनता की बात सरकार के सामने दमदारी से कैसे रखी जाएगी और कैसे समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान होगा। निश्चित तौर पर कई ऐसे विधायक हैं जो सदन की पूरी कार्रवाई के दौरान मौजूद रहते हैं और गंभीरता के साथ जनहित के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में विधायकों का विधानसभा आकर जल्द ही चले जाना कई सवालों को जन्म देता है। खैर, देखते हैं विधायकों को विधानसभा में पूरी कार्रवाई के दौरान रोके रखने के लिए आने वाले समय में कोई कदम उठाए जाएंगे या नहीं। इसी के साथ जनता आगे जवाब देते हैं। नमस्कार।